Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 10th Political Science Chapter 1 Power Sharing Part 2. Part 1 वीडियो में हमने देखा था कि पावर शेयरिंग को समझने के लिए श्रीलंका एंड बेल्जियम 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लिया गया. वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज को स्पीकिंग पीपल कितने हैं, क्या चीज़ें हैं, वो पढ़ी थी. उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आज पढ़ रहे हैं हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1948 में. द लीडर्स ऑफ द सिंहला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ दियर मेजोरिटी. जो सिंहला लीडर्स थे उन्होंने मेजोरिटी बेस पे गवर्नमेंट पे अपनी डोमिनेंस, अपनी प्रभुत्ता कायम करने की कोशिश की. As a result, democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिन्हला मेजोरिटी में थे इसलिए गवर्नमेंट तो इनकी डेमोक्रेटिक थी, मेजोरिटी बेस पे बनी थी, पर इन्होंने क्या अपनाई मेजोरिटेरियन बेस पे, अपने मेजोरिटी बेस पे क्या क्या चीज़ें सुप्रीमेसी, सिन्हला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए चीज़ें अपनाई. अब यहाँ पे वर्ड मेजोरिटेरियन क्या होता है देखेंगे हम. Majoritarianism, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. कि मेजोरिटी है, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, तो मेजोरिटी है इसलिए जो मेजोरिटी हो वो जैसे चाहे, मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो जैसे चाहे वो रूल कर सकती है कंट्री पे, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज़ एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. और जो माइनॉरिटी है उसकी जो विशेज़ हैं, जो नीड्स हैं, उनको डिसरिगार्ड कर दिया जाए, उनको अनदेखा करके जो ओनली मेजोरिटी की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, दैट इज़ मेजोरिटेरियनिज्म. तो श्रीलंका में यही हो रहा था, उसी के बेस पे डिसीजंस लिए जा रहे थे. क्या क्या डिसीजंस लिए? फर्स्ट, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding तमिल. फर्स्ट डिसीजन इन्होंने क्या लिया कि 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल को जो लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्ड दे दिया गया. तो ये मेजोरिटी का फैसला था. जो माइनॉरिटी में तमिल थे उनको अनदेखा कर दिया गया. ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा. क्या क्या डिसीजंस लिए गए सिन्हला सुप्रीमेसी में, इसमें आपको पॉइंट वाइज बताना है. सेकंड, the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. सेकेंड डिसीजन क्या लिया गया कि गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए सिन्हला को प्रेफरेंस दी गई, उनको प्रायोरिटी दी गई. तो ये भी गलत है. थर्ड पॉइंट आपका, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. सिन्हला जो थे उनका रिलीजन कौन सा था? बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिज़्म थे, तो उसको प्रेफरेंस दी गई, उसको फोस्टर इन पालन पोषण हो सके ऐसी उसको बढ़ावा दिया जा सके, ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये चीज़ की गई. ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया. All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. इन सब गवर्नमेंट मेजर्स से क्या हुआ कि जो तमिल थे उनको कैसा लगने लगा, अलाइनेशन यानी अलगाव की भावना, एक अपने आप को अलग समझने लग गए वो, उनको क्योंकि उनको नेगलेक्ट किया जा रहा था. उससे तमिल लोगों में ये इंक्रीज़ हो गई अलाइनेशन की फीलिंग. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. तमिल लोगों को क्या लगने लग गया कि जो सिन्हला लीडर्स है, बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स है, सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो लोग तमिल जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसके लिए सेंसिटिव नहीं है. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. उनको लगने लग गया कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको इक्वल राइट, तमिल लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दे रही है, इसके लिए मना कर रही है, उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं उनको. डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़. उनको जॉब्स और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में इक्वल बिहेव नहीं किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है. कौन फील कर रहे थे? तमिल, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो ऐसा फील कर रहे थे. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हला एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम.
सबका रिज़ल्ट क्या हुआ कि तमिल जो थे और जो सिन्हलाज थे उनकी रिलेशंस जो है स्ट्रेंड यानी उनमें तनाव होने लग गया, दूरियां बढ़ने लग गई टाइम के अकॉर्डिंग. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने पार्टी लॉन्च की और स्ट्रगल किया किसके लिए, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, तमिल को पहचान दिलाने के लिए एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, और उनको रीजनल ऑटोनॉमी, जो जिस एरिया में वो लोग ज़्यादा है वहाँ पे उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिल ली जाए, इक्वलिटी मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, किसमें, एजुकेशन में और जॉब्स में. ये सब स्ट्रगल करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की तमिल लोगों ने श्रीलंका में. But the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी डिमांड्स को नहीं माना, रेगुलरली उनको डिमांड्स को जो है नेगलेक्ट किया जाने लगा, डिनाइड किया गया. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam in northern and eastern part of Sri Lanka. 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने जो क्या डिमांड कर रहे थे, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, एक अलग से तमिल स्टेट बनाई जाए. उसके लिए कहाँ पे, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, क्योंकि हमने मैप में देखा था कि ये देखिए आपका नॉर्दर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में तमिल ज़्यादा श्रीलंकन तमिल से रहते हैं, तो यहाँ पे इनको एक अलग स्टेट के लिए ये लोग डिमांड करने लगे. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और जो इन दोनों के बीच में विश्वास नहीं रह गया था तो वो ज़्यादा फैलने लग गया और उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए. इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर, और इन सब से क्या हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया. व्हाट इज़ सिविल वॉर, ये देखिए आपका, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो अपोजिशन ग्रुप्स में एक कंट्री के अंदर. वॉर तो होता है जब टू डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, बट सिविल वॉर एक कंट्री के बीच में ही टू अपोजिशन ग्रुप्स में होता है और ये एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है और इतना इंटेंस हो जाता है कि ये वॉर की तरह अपीयर करता है. तो श्रीलंका में ये कंडीशन हो गई. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. और इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ कि हज़ारों लोग, thousands of people मारे गए दोनों ग्रुप्स के. Many families were forced to leave the country as a refugee and many more lost their livelihoods. बहुत सारे परिवारों को रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा, अपनी फैमिलीज़ के साथ कंट्री छोड़ के जाना पड़ा. मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड्स, बहुत सारे को अपने जो सोर्सेज थे इनकम के वो छोड़ने पड़े. यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ. चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का जो है उसमें हम देखेंगे कि श्रीलंका जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी, उसका डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ में उसका अच्छा था. बट द सिविल वॉर हैज़ कोज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. इट एंडेड इन 2009. पर सिविल वॉर से क्या है, श्रीलंका पीछे चला गया, उसकी एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट उन सब चीज़ों में पीछे चला गया और ये सिविल वॉर 2009 में जाके ख़त्म हुआ. तो ये श्रीलंका की कंडीशन हमने देखी कि मेजॉरिटी ने अपने अकॉर्डिंग फैसले लिए, डिसीजंस लिए, जो माइनॉरिटी है उसको नेगलेक्ट किया गया, उसकी विशेज़ को नेगलेक्ट किया गया, तो उससे इतना सारा कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, इतनी सारी नुकसान हुआ, देश जो है डेवलपमेंट में पीछे चला गया. ये श्रीलंका की स्टोरी है क्योंकि इन्होंने पावर शेयरिंग प्रॉपरली नहीं किया, इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग नहीं किया. अब हम दूसरे कंट्री जो बेल्जियम है उसकी स्टोरी देखेंगे. Accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different path. उन्होंने श्रीलंका की तरह मेजोरिटेरिज्म नहीं अपनाया, मेजोरिटी का साथ नहीं दिया. उन्होंने क्या किया, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़. उन्होंने जो रीजनल डिफरेंसेस थे, कल्चर डाइवर्सिटीज़ थे, एग्जिस्टेंस थे, उसको पहचाना. बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times. उन्होंने 1970 से 93 के बीच में 13 years में 4 times अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट किए गए.
so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. ये अमेंडमेंट्स क्यों गए कि ऐसे अरेंजमेंट्स किए जा सके कि हर कोई एवरीवन टू लिव टुगेदर साथ में रह सके एक ही कंट्री में. द अरेंजमेंट्स दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. ये जो अरेंजमेंट्स किए गए बिल्कुल अलग थे, इनोवेटिव थे और दूसरी कंट्रीज से बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट थे. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. बेल्जियन मॉडल्स की कुछ ये चीज़ें दिखाई हुई है. पॉइंट वाइज करना है आपको. फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में. फेडरल सिस्टम होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने कहा कि डच स्पीकिंग पर्सनस और फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन जो है मिनिस्टर्स जो है वो इक्वल होंगे नंबर में. Some special laws required that support of majority of members from each linguistic group. कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए किसको सपोर्ट करने के लिए, जो हर लिंग्विस्टिक ग्रुप था, लैंग्वेज का ग्रुप था, उनको मेजॉरिटी मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए. दज नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरी, यानी एक अकेली कोई मेजॉरिटी डिसीजन लिंग्विस्टिक ग्रुप डिसीजन नहीं ले सके, उनकी में सबकी राय होनी जरूरी है. मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री. बहुत सारे पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए. टू रीजन्स जो थे उनमें जो पढ़े ना हमने, वेलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन, वहाँ पे उनको बहुत सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे. स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं थी, वो अपने आप में पावरफुल थी. Third, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. अब हमने देखा था कैपिटल ब्रुसेल्स, वहाँ पे एक अलग से गवर्नमेंट थी, सेपरेट गवर्नमेंट थी और उसमें भी बहुत कम्युनिटीज़, फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो पर्सन थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था. जबकि हमने देखा था कि ब्रुसेल्स में 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, 20% ही थे, पर उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स. उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच पीपल ने एक्सेप्ट किया. क्यों किया? बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल 59% मेजोरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकिंग 40% माइनॉरिटी में थे, बट फिर भी उन्होंने वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, पावर का शेयरिंग इक्वल किया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था. तो यहाँ पे भी कैपिटल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. ये आपकी फोटोग्राफ दी हुई है. द फोटोग्राफ हियर इज़ ऑफ ए स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम. यू विल नोटिस दैट द प्लेसेस नेम एंड डायरेक्शन इन टू लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड डच, दोनों में जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए, यानी दोनों लैंग्वेज को आपके रिकॉग्निशन दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना गया है. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो थी, उसके अलावा एक और गवर्नमेंट थी. कौन सी थी? This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding culture, educational and language related issue. थर्ड गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड इशू जो थे उससे रिलेटेड, कल्चर से, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ पे ये डील करती थी. यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आपको लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लाइविंग इन बेल्जियम. ये वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड है लोगों के लिए जो बेल्जियम में रहते हैं उनके लिए. बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार. पर ये जो अरेंजमेंट्स किए गए ये बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छा रहा वहाँ का एनवायरनमेंट. दे हेल्प टू अवॉइड सिविक strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. ये इससे क्या हुआ, श्रीलंका की तरह यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं हुई और जो दोनों मेजर कम्युनिटीज़ फ्रेंच और डच लोग थे वो पॉसिबल डिवीज़न हो गया कंट्री का जो था वो नहीं हुआ. ये अच्छे से रहने लगे, हेल्प हुई इनको. When many countries of Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. जब यूरोपियन यूनियन बनाई गई तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था. ये आइडियल मॉडल था. ये यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स बेल्जियम फोटो दिया हुआ है.
व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा हमने, वहाँ पे मेजोरिटी ने अपनी मनमानी चलाई तो वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। और बेल्जियन मॉडल देखा जहाँ पे पावर शेयरिंग, इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग की गई, तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, पर उन्होंने पावर शेयरिंग को अलग अलग तरीके से डील किया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाई respecting the feelings and the interest of different communities and the regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. बेल्जियम में जो मिनिस्टर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है और जो माइनॉरिटी है उसकी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और उससे क्या हुआ कि स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए, पावर शेयरिंग किया गया। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over the others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका में हमने देखा कि मेजोरिटी बेस पे सेनेलाज ने डोमिनेंस रूल्स तो कर लिया, बट उससे क्या हुआ कि जो कंट्री की यूनिटी थी वो डेंजर में आ गई, खतरे में आ गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं आपको और जो भी क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।